पुलिंदा। ऐसे तो पाषाण सभ्यता की खोज अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के तथाकथित भ्रमिक ज्ञानी मनीषियों में किसी को भी पाषाण काल जैसी कोई सभ्यता की जानकारी नहीं थी। उसके पूर्व तो तथाकथित भ्रमिक ज्ञानियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से करोड़ों वर्ष पूर्व की सभ्यता का नाम सतयुग और द्वापर रखा था, जिसमें काफी विकसित संस्कृति और उड़न खटोला से चलने वाले लोगों का वर्णन है। अमिक ज्ञानियों, तुम्हारे पूर्वजों के पास तो आग्नेयास्त्र, मिसाइल, संहारक चक्र, विशाल गदा से लैस सभ्यता वाले लोगों का वर्णन है, फिर वैसी संस्कृति की जगह पर गुफा में रहने वाली पाषाण सभ्यता का मिलान कैसे कर रहे हो? पाषाण काल के समय तो तन को ढकने हेतु वस्त्र का आविष्कार भी नहीं हुआ था। फिर उस चित्रकारी से सतयुग और द्वापर के पात्रों की युगलबंदी करने वाले ब्रह्मशील ज्ञानीगणों आपके पूर्वज लोग कपड़ा कैसे पहनते थे? पाषाण काल के बाद एक संस्कृति और मिलती है। इस सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन द्वारा किसी कार्य करने के दौरान मिली थी। इसके बाद 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इस सभ्यता को लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से खुदाई 1921 में शुरू हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1100 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिली सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर का मांडा और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संपोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, वीरदाना, बनावली, कुनाल, मिताद और राजस्थान का कालीचंगा, तरकनवला और गुजरात का लोयल, सुतकोलवा, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देशलपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, भगतराव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ागांव, अम्बखेरी, हुलास से काफी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिला है। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यवस्थित ढंग से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्चे पक्के ईंटों की मिली है। गलियों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है, यानी कि शहरों का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, जो काफी उन्नत सभ्यता संस्कृति की ओर इशारा करता है। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। उस सभ्यता की अपनी लिपि थी जिसका काफी साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्णरूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फिर भी आज के ब्रह्मशील अनुयायी इतिहासकार उस समय के मिले चित्रों को द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते हैं। आइए थोड़ा यहाँ ब्रह्मशीलों के दावों को देखा जाए। सिंधु काल की सभ्यता पाषाण काल की सभ्यता से मिले प्रमाणों से काफी ज्यादा विकसित सभ्यता दिखती है, जैसा कि आप लोग ऊपर वर्णन भी देख चुके हैं। सिंधु सभ्यता में लिखावट के काफी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इस लिखावट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। फिर भी भ्रमिकों का संगठित गिरोह पाषाण काल के मिले शैल चित्रों के जैसा यहाँ से प्राप्त सभी साक्ष्यों को अपनी स्वार्थ की भ्रमिक संस्कृति सतयुग और द्वापर के कथा वाले पात्रों से मिलाते हुए विवेचना करता रहता है। भ्रमिक गिरोह को ऐसा करने का एक ही मकसद है कि आज बहुसंख्यक वर्गों से मिलने वाला आर्थिक दान, सामाजिक सम्मान, राजनीतिक पहचान,
जिंदा रहे, बरकरार रहे, यथावत चलता रहे, या आज से भी ज्यादा ऊंची मुकाम पाए ताकि बहुसंख्यक वर्ग और ज्यादा कमजोर युनते हुए मेरा मानसिक गुलाम बने। वैसे सिंधु सभ्यता शुद्ध रूप से बौद्ध सभ्यता थी, जिसमें मिले स्तूप और साधनारत पुरुष का विस्तार से सचित्र वर्णन में सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित अपनी पुस्तक वैदिक युग का घालमेल मैं पहले भी कर चुका हूँ। उसको आप लोग वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा भी भ्रमिकों का कुछ और भ्रम उस समय के मिले कुछ प्रमाणों पर है, जिसमें आग जलने का, बैल का चित्र, किसी गाड़ी के चक्के का साक्ष्य मिला है, जिसकी सचित्र चर्चा में नीचे कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऊपर में पाषाण काल के बने शैल चित्र पर दावेदारी देखी, उसी प्रकार यहाँ भी कुछ भ्रमिकों के अनुयायी अपनी काल्पनिक मान्यता की वजह से कुछ चित्रों पर यह कहते हैं कि यह हवन कुंड महादेव जी का नंदी बेल और महाभारत के कृष्ण का रथ हो सकता है। हो सकना और होना में कितना अंतर है, इस बात की समझ आज तक भ्रमिक लेखक या उसके संगठित गिरोह को नहीं है। सबसे पहली बात कि भ्रमिकों का सतयुग या द्वापर युग जब उन्नत था, उस समय प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक विकसित थी, रॉकेट विज्ञान की जानकारी थी, उड़न खटोला जहाज का आविष्कार कर लिया था, विश्व गुरु था। फिर आज अपने वजूद को स्थापित या प्रमाणित करने हेतु तुम लोग इतने प्रकार के छल प्रपंच के आलंबन का सहारा क्यों ले रहे हो? सतयुग और द्वापर काल को इतना ज्ञानवान बताने वालों, तुम्हारे द्वारा लिखित कथा के पात्रों को लिखना नहीं आता था क्या? तुम लोग तो अपनी सभी पुस्तकों के माध्यम से सतयुग और द्वापर युग वाली कया के पात्रों से ज्ञानमयी वर्षा करवाते रहते हो। फिर वह सारा ज्ञान आज कहाँ खो गया है? उस समय का कौन सा लिखित साक्ष्य तुम लोगों को मिला? श्रुति भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि इस काल की जानकारी तो अंग्रेजी सरकार के समय हुई थी। फिर तुम लोग कैसे और किस आधार पर आज इतना प्रचारित कर रहे हो? तुम लोगों ने समाज में इतना भ्रम फैला दिया है कि आज हर चित्रों के साथ स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अब इस अग्नि वाले चित्र को देखो, इस चित्र को गौर से देखो, ये घर के अंदर पूरे कमरे में अग्नि जलने का प्रमाण है। उस कमरे के आसपास कोई मंत्र तंत्र लिखा हुआ मिला है क्या? बगैर मंत्र का कहीं भी आग जला हुआ मिले, तो क्या उसे भ्रम बनाकर तंत्र मंत्र से जोड़ना उचित है? भ्रमिकों के वंशज तुम लोग आज ऐसा कभी पूरे कमरे में आग जलाकर कोई कर्मकांड करते हो? तुम लोग तो आज खुले में तंत्र मंत्र करते हो। अग्नि कुंड। भ्रमिकों तुम लोग तो हाथी का पैर पकड़कर पेड़ का तना बताने वाले लोग हो। तुम लोगों को क्या पता है कि पूरे कमरे में आग लगाकर क्या किया जाता है? तुम लोगों की बेचैनी देखकर लगता है कि कहीं मुर्दा जलने का प्रमाण या कोई खाना बनने का निशान या ईंट भट्टे की जली हुई पहचान को भी किसी कर्मकांड स्थल से जोड़कर बता सकते हो। तुम लोगों की बेचैनी देखकर हंसी आती है कि भला कोई अपने पूरे घर में आग जलाकर कर्मकांड करेगा। आज भी गांवों में कुछ तकनीकी जानकार हैं, जो हिस्ट अपने घर के किसी कमरे नंदी बैल में आग जलाते हैं। कभी समय मिले तो गांवों में चले जाना, वैसा नजारा देखने को मिल जाएगा। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार पंडित होते हैं, जो अपने मिट्टी के बने कच्चे बर्तनों को पकाने हेतु भट्ठी का उपयोग करते हैं, जो बिल्कुल सिंधु सभ्यता में मिली भट्टी जैसा होता है। दूसरा, फलों की खेती करने वाला एक तकनीकी समुदाय है, जो अपना कच्चा फल, केला, को पकाने हेतु भी इसी प्रकार कमरे में भट्टी का उपयोग करता है। ये तकनीक सिंधु सभ्यता से निरंतर आज भी चली आ रही है, जिसे आज भी गांव कस्बों में देखा जा सकता है।
लेकिन ब्रह्मवादियों को तो सिर्फ भ्रम का मायाजाल फैलाने से मतलब है। भ्रमिको, भ्रम के जंजाल से निकलो। तुमको आज भी गांव में ऐसा भट्ठी दिखा सकता हूँ। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा सिंधु सभ्यता की खुदाई से एक सील मिला है जिस पर बैल का चित्र बना है। फिर क्या था? सभी ब्रह्मवादी उस बैल के चित्र को देखकर आदि शंकर द्वारा स्थापित मायावाद वाली शैव पंथ के शंकर पार्वती के नंदी बैल से लगे मिलान करने। भ्रम का जंजाल फैलाने वालों, खेती करने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से पूर्व मिला है। इस बात की जानकारी तुम लोगों को है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन यह जान लो कि सिंधु सभ्यता से पूर्व बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ की सभ्यता मिली है, जिसमें खेती और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि खेती बैल से होती है। मेहरगढ़ से लेकर आज तक जो भी खेती करने वाले किसान हैं, वे सभी बल का उपयोग करते हैं। बैल से अन्नदाता किसानों का जीविकोपार्जन होता है, इसलिए अन्नदाता वर्ष के प्रारंभ में अपने बैलों की पूजा भी करते हैं। अब तुम लोग खेती करने वाले अन्नदाता किसान के घरों पर जाकर बैलों को देख सकते हो। कुछ किसान बैलों को सजा संवार कर रखने के मिजाज वाले